17 अप्रैल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद ने निर्देशक अर्जुन राज की आने वाली हिंदी फिल्म खेल पासपोर्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म का ट्रेलर 18 अप्रैल को मुंबई में DRJ रिकॉर्ड म्यूजिक से रिलीज होगा। सोनू सूद ने निर्देशक अर्जुन राज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। ये बयान फिल्म के लिए एक सकारात्मक संकेत है और दर्शकों में फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ा रहा है। अर्जुन राज के निर्देशन क्षमता और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करना सोनू सूद का ये बयान फिल्म के लिए एक अच्छी शुरुआत का प्रतीक है। फिल्म खेल पासपोर्ट का निर्माण हैप्पी क्राउड एंटरटेनमेंट, किंग कियान एंटरटेनमेंट और रजिया पठान के बैनर तले किया जा रहा है। इस फिल्म को राजवंत शर्मा को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अर्जुन राज के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लेखक अर्जुन राज, रंजू साई कॉलोनी और रजिया पठान हैं। इस फिल्म में राजवंत शर्मा, गौरी शंकर, आरिफ सहडोल, हेरम्ब, मेघा सक्सेना, आनंद शर्मा, जेबा खान, अर्जुन राज ने अहम भूमिका निभाई है। DOP शक्ति सोनी, लखिंदर शॉ लक्की हैं। फिल्म का संगीत पिज्जू रॉय ने तैयार किया है। रवि बासनेट ने रचित गीतों को अरिंदम चक्रवर्ती, मंजीरा गांगुली ने मधुर आवाज से सजाया है, जबकि PRO संजय भूषण पटियाला हैं। खरगोन जिले के गौगावा में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय रतन सिंह के साथ सभा में सम्मिलित हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी ने समाज जन को सत्ता की ताकत समझाई और बहुजन सामाजिकता की ओर ले जाने पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात इंदौर के लिए रवाना हुए। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचशील नगर बुद्ध विहार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पंचशील नगर रहवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से अवगत कराया और आग्रह किया कि आगामी बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी साथी बोध गया बिहार पहुंचे और मनुवादी ताकत जो बोध गया में अपने मनुवाद को फैला रही है उनका विरोध करें। स्वागत के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हुए। जानकारी विशाल मुकेश करोसिया, जिला संयोजक भीम आर्मी भारत एकता मिशन इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा दी गई। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले हमारे भगवान इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता और हमें धम्म के मार्ग पर ले जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, धम्म कामनाएं। मैं एक लाइन में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं, विश्व के हर उस देश के हर उस व्यक्ति के लिए गौरवान्वित करने वाला है जिस भी देश में कभी बड़े पैमाने पर शोषण रहा है। जैसे बड़े बड़े देशों में रंग के आधार पर शोषण रहा, हमारे यहाँ जाति के आधार पर शोषण रहा, आज भी है। कहीं ऊंच नीच की भावना का शोषण है, कोई क्षेत्र का शोषण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस शोषण के खिलाफ एक मजबूत आवाज है और ये आवाज लगातार बुलंद रहनी चाहिए। आज आप देखते होंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, जिन्होंने ताउम्र उनका विरोध किया, हिंदू कोड बिल जब वो स्थापित करना चाहते थे तो उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। पूना पैक्ट की लड़ाई भी याद होगी, जब दलितों को और आदिवासियों को 2 वोट का अधिकार मिलने वाला था, तब भी महात्मा गांधी जी ने उनका विरोध करके उनको आरक्षण रूपी एक झुंझुना देने का काम किया। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर टूटे नहीं और आज हम सबको अधिकार देकर चले गए। आज जिन लोगों ने उनका विरोध किया, उनकी औलादे गले में नीला पन्ना डाल करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुकने का काम करते हैं, गले में माला डालने का काम करती है। आज चाहे पक्षों विपक्षों भारत की कितनी बड़ी राजनीति हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बिना शुरू नहीं होती। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों की राजनीति आज बाबा साहब अम्बेडकर के बिना शुरू हो रही है। आज बाबा साहब की जयंती है तो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। यहाँ मेरे अपने लोग हैं और सबको समझना जरूरी है कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब जब पूरा पैक्ट का समझौता हुआ तो बाबा साहब ने एक बात कही थी गांधी जी को कि मिस्टर गांधी,
20वीं सदी तुम्हारी तो 21वीं सदी मेरी है। ये बात 19वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी को कहते हैं, और सोचिए 20वीं सदी जा चुकी है और ये 21वीं सदी के 25 साल भी गुजर चुके हैं। 21वीं सदी के 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को कितना स्थापित कर पाए, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। या हम धर्म के रास्ते पर कितने लोगों को लाकर खड़ा कर पाए, ये सवाल भी हम अम्बेडकरवादी लोगों को हमसे पूछना चाहिए। हमें समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है उसका निचोड़ क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश से गैर बराबरी दूर करना चाहते थे। वो किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ थे जो गैर बराबरी पर आधारित थी, जो महिला का शोषण दिखाती थी, जो दलित शोषित वंचितों का पिछड़ों का शोषण दिखाती थी, उसके वो खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बात और कही जाने से पहले, क्या मेरे अनुयायियों, अगर तुम इस कारवां को आगे ना बढ़ा सको तो इतनी मजबूती से कसकर पकड़ के रखना कि कारवां पीछे भी ना जा पाए। अब ये सवाल भी कुछ जरा ताली ना वैसे सुने, ये सवाल भी अब हमें अम्बेडकरवादियों खुद से पूछना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे बढ़ा पाए या वो कारवां धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है। अगर वो कारवां आगे बढ़ा पाए होते तो आज संविधान में जिस प्रकार से संविधान के आर्टिकलों से छेड़छाड़ होती है वो ना होती। और जो अगर वो छेड़छाड़ हो रही है तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर का काम अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं किया। इसे मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं हूं, मैं भी आप ही का बच्चा हूं, मैं भी इसी में शामिल हूं। बाबा साहब अब एक बात और कह गए थे, उन्होंने राजनीति को एक मास्टर चाबी बताया और ये कहा था राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। मैं आपको 26 जनवरी सन 1950 में लेकर चलता जब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को संविधान दे रहे थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान देते हैं और संसद भवन से हंसते हुए बाहर निकलते हैं सबको समझा करके कि संविधान में ये एक अच्छाइयां, तो बाबा साहब के साथ के नेताओं ने कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। तो वो लोग कहते हैं हाँ, बाबा साहब कहते हैं हाँ मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब शोषित वंचितों के अंगूठे से जन्म लेगा, यानी के वोट से जन्म लेगा, वोट से जन्म लेगा। तो बाबा साहब के सामने जो लोग इस सवाल को कर रहे थे वो हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम जानते हैं कि तुम इस देश के शोषित वंचितों को अधिकार दे चले हो, महिलाओं को अधिकार दे चले हो, लेकिन हम ताकतवर और दिमागदार लोग हैं, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने हमारे लोगों को कहीं डराया, कहीं धमकाया, कहीं खरीदा और इस देश का राजा अपना बनाकर खड़ा कर दिया जो मनु की व्यवस्था पर आधारित है। उस राजा को बनाकर खड़ा कर दिया और उस राजा ने जिस मिथक को डॉक्टर अम्बेडकर ने तोड़ा, जिस गैर बराबरी को डॉक्टर अम्बेडकर ने लात मारी, उस गैर बराबरी को उस राजा ने पुनः खड़ा कर दिया। आज आप देश में कई जाकर के देखेंगे तो झगड़े हिंदू मुस्लिम के होते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, कोई छोटी जाति ऊंची जाति के झगड़े चल रहे हैं। तो याद करो ना बाबा साहब का दिन, बाबा साहब ये बात पहले कह के गए थे, लेकिन हम जैसे निकम्मे लोगों ने ये नहीं सोचा। हमने बाबा साहब के दिए गए अधिकार के तहत एजुकेशन हासिल की, हमारे घर में टीवी आया, बीवी आई, हमने घर मकान बनाए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को हमने धोखा देने का काम किया। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को धोखा न देते तो इस देश में 20 से 25% दलित आदिवासी रहते हैं, इस देश में 50% बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं और इस देश में 10% सोन क्लास के लोग भी ऐसे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी मानने का काम करते हैं। अगर हम निकम्मे ना होते तो इस देश का राजा बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर बनता, इस देश का राजा गैर बराबरी को तोड़ते हुए बनता, इस देश का राजा करुणा, मैत्री, समता, समानता की भावना वाला बनता। हम नहीं बना पाए, हम आपस में मस्त रहे। बाबा साहब ने एक किताब लिखी, रिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का संपूर्ण विनाश, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। हमने बाबा साहब का झंडा पकड़ा, हमने बाबा साहब का चित्र पकड़ा, हमने बाबा साहब के गले में मालाएं डाली, हमने बाबा साहब के गले में पैसों की मालाएं डाली, हमने बड़े बड़े उनके भवन बनाए, सब कुछ तो हमने किया, लेकिन बाबा साहब की एक किताब का पालन नहीं कर पाए। हम अपनी जातियों से बाहर नहीं निकल पाए। अगर इस देश का दलित पिछड़ा अपनी जातियों से बाहर निकलता और वह शास्त्रों की व्यवस्था के तहत भी ये सोच के कि हम शूद्र हैं,
और बल मुट्ठी होकर खड़ा हो जाता तो यहाँ पर आज करुणा मैत्री का भाव होता। यहाँ दलित मुसलमान के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, सवर्णों के नाम पर झगड़े ना होते। हम नहीं सुधरे। मेरी ये समय में नहीं आता। मैं जब एक और देखता हूँ, जब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली आता हूँ, जब एक और देखता हूँ, जब दीक्षा भूमि जाता हूँ, जब चैत्य भूमि जाता हूँ, कि वहाँ पर बाबा साहब के नाम से सफेद कपड़े पहनकर बहुत सारे लोग पंछी गले में डाले। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से विशेष अपील की है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर आग्रह किया, आगामी 30 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर शहर में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं लगाए जाएं। विजयवर्गीय ने अपने संदेश में कहा, आप सभी मेरे हृदय में बसते हैं, दीवारों पर तस्वीरें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा, जो राशि पोस्टर और बैनर पर खर्च कर रहे हैं उसे गौ सेवा में लगाना अधिक पुण्य का कार्य होगा। उन्होंने इंदौर स्थित पितृ पर्वत गौशाला, श्री श्री विद्याधाम गौशाला एवं साईं बाबा मंदिर के समीप स्थित गौशाला सहित शहर की अन्य गौशालाओं में दान करने का अनुरोध किया है। अपने संदेश में मंत्री विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि शहर की स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है और अनावश्यक पोस्टर, बैनर लगाने से शहर का सौंदर्य बिगड़ता है। शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जरूरी है ऐसे प्रचार के माध्यमों से बचा जाए। गौरतलब है, मंत्री विजयवर्गीय का तिथि अनुसार जन्मदिन 30 अप्रैल को है और इससे लेकर इंदौर सहित अन्य स्थानों पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी क्रम में कई स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने ये भावनात्मक अपील की है। उनकी ये पहल न केवल सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है, बल्कि पर्यावरण और गौसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नमस्कार, कैलाश विजयवर्गीय निवेदन कर रहा हूँ। मैं तिथि से 30 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है। मैं देख रहा हूँ कि अभी से लोगों ने पोस्टर लगाना चालू कर दिया। मैं हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी कार्यकर्ता, शुभचिंतक शहर में पोस्टर नहीं लगाएं। मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है। और जो पैसा आपको खर्च करना हो किसी गौशाला में दे दें, किसी भी गौशाला में दे दें। पितृ पर्वत की गौशाला है, श्री श्री विद्याधाम की गौशाला है, मित्तल साहब के यहाँ साईं बाबा मंदिर है, वहाँ गौशाला में दे दें। पर ये पैसा आप फ्लेक्स से लगाकर बर्बाद नहीं करें, उससे शहर भी गंदा दिखाई देता। मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि शहर को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। और इसे सब कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप तो मेरे दिल में बसते हैं, इसलिए क्या ज़रूरत दीवार पे पोस्टर और फोटो लगाने की। मैं आप सबको करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरा निवेदन मानेंगे और कोई होर्डिंग्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह शहर पर नहीं लगाएंगे और गौशाला में दान करेंगे। जय श्री राम। मुठवा पूजा रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा और वैचारिक चिंतन समारोह। एमपी में हरदा जिले में आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र नीमढाना में दिनांक 17 अप्रैल 2025 को मुठवा उजाली कार्यक्रम सुबह 10 बजे और भंडारा दोपहर 2 बजे रखा गया। यूपी के मेरठ में पति की गला घोंटकर हत्या, फिर सांप से शव पर 10 बार डसवाया। फिल्मी साजिश की हकीकत चौंकाने वाली, मेरठ से दिल दहला देने वाली खबर। पत्नी रविता ने बॉयफ्रेंड अमरदीप संग मिलकर रचा ऐसा जुर्म जिसे देखकर पुलिस भी रह गई हैरान। पति 25 वर्षीय अमित का पहले गला घोंटा, फिर शव को सांप से 10 बार डसवाया ताकि लगे कि मौत सांप के काटने से हुई। परिजन भी धोखे में आ गए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिया राज। मौत दम घुटने से हुई थी, न कि सर्प दंश से। पुलिस ने जब पत्नी से की सख्ती से पूछताछ तो उसने कबूल लिया अपना खौफनाक गुनाह। दूसरी ओर पत्नी ने पुलिस हिरासत में मीडिया को बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट और बहुत गंदा काम करता था। कहता था तो उससे धंधा कराऊंगा। उसने बताया कि गला उसके प्रेमी ने दबाया और सांप एक सपेरे से वही लेकर आया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी और प्रेमी को जेल भेज दिया है। सांप के डसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। नाम बताओ। रविका। तो क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे
बोल गंदे गंदे काम करे थे, बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा था? गलत दबा किसने क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसमें पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई थी। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पर। सांप तुमने गाँव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा के ट्रांसफर के बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ मनाई खुशियां। काफी दिनों से ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। लोनी विधायक ने कमिश्नर पर पूर्व में कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर रजनी वर्मा और तीनों जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी पंचायतों में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य प्रारंभ किए जाएं ताकि जिले का भूजल स्तर अच्छा रहे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में हैंडपंपों के आसपास सोकपिट बनवाने और कुओं के आसपास डगवेल रिचार्ज सिस्टम निर्मित करवाने के निर्देश जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। बैठक में बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 9 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य जिले को मिला है, जिसमें से तीनों विकासखंड हरदा, टिमरनी और खिड़किया में 3-3 अमृत सरोवर निर्मित किए जाएंगे। इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में 133 नए खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा और कूप पुनर्भरण की 600 संरचनाएं निर्मित की जाएंगी। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत सभी पंचायतों में पेयजल योजनाएं शीघ्रता से पूर्ण की जाएं और जिन पंचायत में कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पूर्ण पेयजल योजना को पंचायत को हैंडओवर करने की कार्रवाई की जाए। समीक्षा के दौरान जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती झानिया ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार गारंटी योजना के तहत 3657 कार्य जिले की पंचायतों में संचालित हैं और 120 कार्य पिछले 17 दिनों में पूर्ण भी हो चुके हैं। जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत 23 गौशालाओं का निर्माण किया जा चुका है। सभी का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें से 19 गौशालाएं संचालित भी होने लगी हैं और 4 गौशालाएं बिजली पानी की समस्या के कारण अभी तक शुरू नहीं हो सकी हैं, जो शीघ्र शुरू हो जाएंगी। सीएम के मीडिया सलाहकार पर साइंस सिटी से 5 करोड़, मीडिया कंपनी से 20 लाख लेने के आरोप, सीएम से की जांच की मांग। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार से जुड़े गंभीर तथ्य सामने रखे। उन्होंने कहा उनकी जानकारी के अनुसार मृत्युंजय कुमार ने सीएम के मीडिया सलाहकार रहते हुए राजभवन कॉलोनी के सरकारी निवास का पता देते हुए MSB क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी रजिस्टर करवाई, जिससे उन्होंने 4 अप्रैल 2018 को त्यागपत्र दे दिया। किंतु अभिलेखों के अनुसार आज भी इस कंपनी के लिए उन्हीं के ईमेल का प्रयोग हो रहा है। इस दौरान इस कंपनी को भव्या ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड से 1.85 करोड़ रुपए और साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट से 3.29 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त हुआ। साथ ही उन्हें सेंटिनल ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक मीडिया कंपनी से भी 20 लाख रुपए का लोन प्राप्त हुआ। अमिताभ ठाकुर ने कहा हजारों निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए ठगने वाली साइंस सिटी पर लगभग 550 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन मुकदमों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही ढीली विवेचना की, जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बार बार उन्हें फटकार लगाई गई। उन्होंने सीएम के मीडिया सलाहकार पर मेगा घोटाले में शामिल कंपनियों से 5 करोड़ और एक मीडिया कंपनी से 20 लाख रुपए लोन लेने के आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताते हुए मुख्यमंत्री से अपर मुख्य सचिव और डीजी रैंक के अफसरों की कमेटी से इसकी जांच कराए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मृत्युंजय कुमार को जांच पूरा होने तक अपने पद से अलग रखे जाने की भी मांग की है। डॉक्टर नूतन ठाकुर, प्रवक्ता, आजाद अधिकार सेना द्वारा जारी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार पर सरकारी पते से एक कंपनी रजिस्टर कराए जाने और उस कंपनी द्वारा
हजारों लोगों को धोखा देने वाले शाइन सिटी कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए के अनसेक्योर्ड लोन लिए जाने तथा एक अन्य मीडिया कंपनी से 20 लाख रुपए लिए जाने के तथ्य सामने आए हैं, जो प्रथम दृष्टया गंभीर भ्रष्टाचार को इंगित करते हैं। अतः मैंने इससे जुड़े समस्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री को एक अपर मुख्य सचिव और डीजीपी रैंक के अफसर की समिति से इनकी जांच कराए जाने और इस दौरान मृत्युंजय कुमार को मीडिया सलाहकार के अत्यंत ही संवेदनशील पद से तत्काल हटाए जाने की मांग की है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और बटांकन के मामलों का त्वरित निराकरण करें और राजस्व वसूली बढ़ाएं। बैठक में संयुक्त कलेक्टर सतीश राय के साथ हरदा एसडीएम कुमार शानू देवड़िया, टिमरनी एसडीएम महेश बडोले और खिड़किया एसडीएम अशोक डहरिया सहित अन्य तहसीलदार सहित नायब तहसीलदार मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए हितग्राहियों के EKYC की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए सभी राजस्व अधिकारी अपने अपने न्यायालयों का निरीक्षण तो करें ही, साथ ही अपने अधीनस्थ न्यायालयों का भी आकस्मिक निरीक्षण करें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र के ग्रामों का नियमित रूप से दौरा करें और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखें। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री का शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के संबंध में भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समय सीमा का ध्यान रखते हुए राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें, अन्यथा अर्थदंड लगाने की कार्यवाही की जा सकती है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई में कोर्ट ने कहा, अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं। सरकार को जवाब देने के लिए दिया 1 सप्ताह का समय। ये कानून 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। इसे विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठनों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया वे अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी। हरदा जिले में 8 से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियां प्रतिदिन कराई जा रही हैं। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत गुरुवार को आंगनवाड़ी केंद्र मसन गांव क्रमांक 3 के नवनिर्मित भवन में व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में मोटे अनाज से बने व्यंजन, मुनगे के व्यंजन, मिक्स दाल के व्यंजन और टेक होम राशन के व्यंजन बनाकर गर्भवती और महिलाओं को उनकी रेसिपी भी बताई गई। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी प्रीति शर्मा द्वारा सभी महिलाओं को स्वस्थ खान पान की समझाइश दी गई। कुपोषित बच्चों के वजन और ऊंचाई को लेकर उनकी माता को बच्चों का ग्रेड किस प्रकार सुधारा जाए, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सेक्टर पर्यवेक्षक सोनाली गौर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी छलोत्रे, वर्षा बामने, उमा बामने, आंगनवाड़ी सहायिका, महिलाएं, बच्चे उपस्थित थे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को ADR सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती शर्मा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ विगत 2 नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुए प्रकरणों और आगामी लोक अदालत में रेफर किए गए प्रकरणों में प्रगति की समीक्षा की। साथ ही मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के निराकरण में बीमा कंपनियों द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने की अपील की गई। पूर्व लोक अदालत की अपेक्षा
अधिक प्रकरणों के निराकरण की अपेक्षा की गई। बीमा कंपनी के अधिकारियों को नवीन प्रकरणों में जल्द अधिवक्ताओं की नियुक्ति करते हुए उन्हें संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने के संबंध में निर्देश दिए। उपस्थित अधिकारियों और अधिवक्ताओं से आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों के निराकरण का प्रयास किए जाने बाबत भी चर्चा की गई। बैठक में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि वीसी के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में जयदीप सिंह, नोडल अधिकारी, नेशनल लोक अदालत एवं विशेष न्यायाधीश निमिष राजा, द्वितीय जिला एवं अपर बैठक में जयदीप सिंह, नोडल अधिकारी, नेशनल लोक अदालत एवं विशेष न्यायाधीश निमिष राजा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर राठौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री MS चौहान, श्री ऋषि पारे एवं अन्य अधिवक्ता गण भी उपस्थित रहे। हरदा जिले के सरपंच संगठन ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में नवागत कलेक्टर सिद्धार्थ जैन का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, जिला पंचायत की CEO श्रीमती सविता झानिया, सरपंच संगठन के जिलाध्यक्ष ललित पटेल सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सरपंच संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे।